आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जैसा कि 2024 में जो मॉडल पेपर हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट की एनएम का रहने वाला है, तो उसमें हम लोग कल देख चुके थे। पहले तो 15 नंबर की क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर में पहुंचे थे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन हो गया था आईसीडीएस के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आशा के बारे में, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी इसकी तैयार है, तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं या फिर आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए जो क्वेश्चन पेपर है ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर था जो कि 2024 में अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें ये आया था कि आशा के बारे में लिखने के लिए। अच्छा, मैं पहले से डिटेल में बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको दे देती हूँ हिंट। आशा जो होती है वो 1000 की जनसंख्या पर होती हैं और ये इनकी जो सुपरवाइज़र होती हैं, मतलब ये इनको जो गाइडलाइंस देती हैं वो एक एनएम होती हैं। तो ये 1000 की जनसंख्या पर रहती हैं और इनके लिए अगर क्राइटेरिया की बात करें तो अगर किसी भी गाँव की जो महिला होती है वो विधवा रहती है या फिर किसी कारण बस छुटी हुई रहती है तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है और ये 8th क्लास तक इनको पढ़ा होना चाहिए। इतनी इनकी वरीयता होती है एलिजिबिलिटी की। आशा का जो फुल फॉर्म होता है ये भी बहुत बार पूछ लेता है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। मतलब ये जो होती हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अनुसार। NRHM अगर पूछे कि किस वर्ष आया तो NRHM जो आया था वो 2005 में आया था और इसी के थ्रू इनका सिलेक्शन होता है। मतलब NRHM के तहत ही इनकी नियुक्ति होती है। सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को नई योजना के तहत ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है। गांव में 1000 की जनसंख्या पर आशा की नियुक्ति होती है। यह एक ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। देखिए, हर एक गांव में अगर जैसे एनएम जो होती हैं वो 5000 की जनसंख्या पर होती हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगी। 5000 की जनसंख्या रहती है तो वो उतने अच्छे तरीके से हर एक जगह पर नहीं जान पाएंगी किसकी क्या कंडीशंस होती हैं। लेकिन जो एक आशा होती है उसी गाँव की होती है, तो इस वजह से वो अच्छे तरीके से जान जाती है कि हाँ हमारे गांव में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या किसको ज़रूरतें हैं। और जो भी गांव के लोग रहते हैं वो अगर अपनी कोई भी समस्या होती है तो आशा तक पहुंच जाते हैं कि हाँ, क्योंकि आशा जो होती हैं वो उनके गांव की रहती हैं तो वो खुल के भी हर एक चीज़ों को बता सकते हैं। तो आशा को नियुक्ति का यही एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि जिससे कि जो गाँव के लोग हैं वो अपनी पहुँच आसानी से एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक पहुँचा सके, फिर वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता बड़े लेवल तक उनकी जानकारी, उनकी परेशानियों को पहुँचा सके। अब नेक्स्ट है कि आशा कार्यकर्ता के जो चयन के मानदंड हैं वो क्या होते हैं। तो आशा कार्यकर्ता जो होती हैं आपको पता है कि सिर्फ महिलाएं होती हैं, आपके गांव में भी होती होंगी महिलाएं। तो आशा कार्यकर्ता मुख्य रूप से महिला होनी चाहिए और आशा कार्यकर्ता जो होती हैं वो 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की होनी चाहिए। तो ये 25 से 45 वर्ष इनका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। मतलब इससे 45 वर्ष से अगर कोई महिला ज़्यादा है तो उसको आशा में भर्ती नहीं दिया जाता है। अच्छा, आशा की भूमिका क्या होती है। तो आशा जो होती हैं वो लोगों को स्वस्थ रहने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण की स्वच्छता आदतें और स्वस्थ रहन सहन और परिवार कल्याण की जो समस्याएं हैं, सेवाएं हैं, उनके उपयोग के बारे में भी बताती हैं। देखिए, सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चालू की जाती हैं माँ के लिए या फिर गर्भवती महिला के लिए, तो ये सब चीज़ें जो हमारी गाँव की जनता रहती है उनको नहीं पता चल पाता। लेकिन ये आशा जो होती हैं वो होम विजिट के दौरान बताती हैं कि ये सुविधाएं चल रही हैं, आप इस तरीके से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर किसी भी गाँव में डेंगू, मलेरिया ये सब फैल रहा है तो उसके बारे में भी लोगों को शिक्षित करती हैं कि आपको पानी नहीं इकट्ठा होने देना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आशा जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। आशा जो होती हैं गांव के लोगों को स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्त उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देती हैं, जैसे कि प्रसव पूर्व, प्रसवोत्तर, प्रसव पश्चात जांच और टीकाकरण, बाल विकास सेवा योजना, सफाई और सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उसके बारे में भी बताती हैं। देखिए, जो प्रसव पूर्व होती हैं क्या क्या चेकअप, कितने चेकअप, 4 चेकअप करवाने चाहिए प्रसव से पहले और प्रसवोत्तर के बाद 3 चेकअप जरूरी होता है, तो ये सब के बारे में बताती हैं। और आशा, अगर आपको पता है कि जैसे कि अगर घर पर डिलीवरी हुई है तो आशा को 7 विजिट करना चाहिए और अगर संस्था में डिलीवरी हुई है तो आशा को 7 बार चेकअप के लिए होम विजिट करना चाहिए जिस महिला की डिलीवरी हुई है वहाँ पे। तो
फिर उसके बाद क्या काम होता है, तो आशा जो होती हैं वो ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छ समिति की ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में भी बताती हैं। जितनी योजनाएं चलती हैं वो गांव में जाकर वो बताती हैं। और उसके बाद जो होता है वो आशा महिलाओं को प्रसव की तैयारी, स्तनपान और अतिरिक्त आहार, टीकाकरण, परिवार नियोजन के तरीके व अन्य संक्रमण रोकथाम के बारे में भी सलाह देती हैं। मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बीमारियाँ फैल रही हैं, टीकाकरण कब कब कैसे कैसे करवाना है, उन सब के बारे में आशा घर घर जाकर बताती हैं। शिशुओं को टीकाकरण व 6 जानलेवा बीमारी के बचाव के बारे में सहायता देती हैं। जैसे कि बहुत घर के लोग ऐसे रहते हैं जो टीकाकरण नहीं करवाना चाहते हैं, तो उनको बताती हैं कि किस तरीके से बीमारियों से रोकथाम करता है टीकाकरण, इन सब के बारे में बताती हैं। और गर्भवती महिलाओं में संक्रमण होने पर भर्ती कराने में व स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करती हैं। जैसे कि देखिए, जैसे जो गाँव के लोग रहते हैं वो नहीं जान पाते हैं किस तरीके से हम एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, हमारी ये स्वास्थ्य कंडीशन ख़राब है, तो वो आशा को बुलाते हैं। तो आशा जाकर एम्बुलेंस वगैरह को या फिर जिस भी तरीके से जो भी संस्थागत उनका जिस भी हॉस्पिटल में भेजना रहता है सरकारी में, तो उसमें भेजने का कार्य करती हैं। तो ये रहा आशा, और इतना ही आप लिख देंगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आशा में। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में इतना लिख देंगे आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे तरीके से नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन है वो है कि स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो स्वास्थ्य शिक्षा, देखिए स्वास्थ्य शिक्षा जो होता है वो किस तरीके से कौन कौन सा होता है, तो देखिए इसके बारे में आता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा क्यों दिया जाता है, जिससे कि उनके जो जीवन है, उनके जीवन में जितने भी वो गलत चीज़ें, गलत व्यवहार कर रहे हैं उसमें वो सुधार कर सकें और अपने जीवन को सही और अच्छा तरीके से बना सकें। स्वास्थ्य केंद्रित क्या है कि स्वास्थ्य केंद्रित हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सही जानकारी देना और उन्हें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो इस वजह से स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। जैसे कि आपको एक चीज़ मैं बताई हूँ कि हेडिंग डाल डाल के लिखना है, ऐसे नहीं कि आपको जो भी चीज़ें याद हैं वो पूरा ऐसे कहानी की तरह लिखते जाइए, नहीं, आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना है। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बस इतना ही ऐसे ही लिखेंगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक आवश्यकताओं पर आधारित ये आपको हेडिंग में डालना है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं के अनुसार दी जानी चाहिए, तो उसके अनुसार दी जानी चाहिए ताकि लोगों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को की जो है समझ हो सके और उनका वो खुद से समाधान निकाल सकें। तो इस वजह से भी जो होता है हेल्थ एजुकेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि सक्रिय सहभागिता, मतलब जितने भी लोग हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा में लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है ताकि वे ज्ञान को अपनाकर अपने व्यवहार में बदलाव ला सकें। इसका मतलब है कि अगर आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं और वो जो आप जिसको हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हैं वही लोग ना आएँ, वो लोग एक्टिव ही ना हो, तो फिर वो हेल्थ एजुकेशन देने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट है कि सरलता और बोधगम्यता, मतलब सिंप्लिसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका मतलब होता है कि संदेश जो होते हैं, जो संदेश दिए जाते हैं वो स्पष्ट एवं सरल और स्थानीय भाषा में होना चाहिए ताकि सभी आय और शिक्षा स्तर के लोग इसे समझ सकें। अब जैसे कि आप गए वहाँ पे, गांव में गए आप और वहाँ पे लगे इंग्लिश झाड़ने, अब पता चला उन लोगों को इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, तो आपकी उस हेल्थ एजुकेशन का मतलब ही क्या हुआ। फिर पता है आप चले गए वहाँ पे, जैसे कि अगर अवधी भाषा में वो लोग समझ रहे हैं तो अवधी में ही समझाइए कि हाँ इस तरीके से आपको करना है। वो लोग नहीं जानते, शुद्ध हिंदी बोलना नहीं जानते, शुद्ध हिंदी को नहीं समझ सकते हैं, तो आप जैसे अवधी में कि दादी तो का ई ऐसी मच्छर उच्छर अगर आवे तो पानी ना इकट्ठा होवे देवे एक बार, ये सब ऐसे करे एक बार, तो आप अवधि में ही समझाइए, ये नहीं कि आप वहाँ झाड़े जा रहे हैं और उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि सभी आयु के बूढ़े लोग हों या फिर किसी भी एज ग्रुप के लोग हैं वो अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक, तो कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, अभिज्ञान। अभिज्ञान में क्या होगा कि स्वास्थ्य शिक्षकों को अपनी मानसिक क्षमता, शैक्षिक पृष्ठभूमि और बेहतर समझ के लिए अपनी मातृभाषा में उदाहरण देकर समुदाय को उनकी मानसिक क्षमता हो गया, शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षित करना चाहिए। अब देखिए इसके बाद कुछ फीडबैक भी तो होनी चाहिए। तो फीडबैक होना चाहिए कि स्वास्थ्य शिक्षक दशकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर स्वास्थ्य प्रणाली में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, और जो होगा स्वास्थ्य शिक्षक को स्वस्थ रहने के लिए और सहायक स्वास्थ्य स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों और छात्रों, समूहों या समुदाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्थ एजुकेशन के ये कुछ फीडबैक्स भी होते हैं जो कि जिस तरीके से जनता प्रतिक्रिया करे उस तरीके से अपने जो भी हेल्थ एजुकेशन दो उसमें थोड़ा चेंजेस भी लाना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा कि रिप्रोडक्टिव एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का वर्णन करें। तो रिप्रोडक्टिव एवं बाल स्वास्थ्य आरसीएच जो होता है वो कब आया था। तो आरसीएच का फुल फॉर्म होता है प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना, या फिर आप याद कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये कब आया था, ये 15 अक्टूबर 1977 को पूरे देश में आरंभ किया गया था। इसके 3 चरण हैं, आरसीएच फर्स्ट, आरसीएच सेकेंड और आरसीएच थर्ड। इसके कंपोनेंट या घटक कौन से थे उनको भी जान लेते हैं। तो महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित, जो मातृत्व एवं आवांछित गर्भावस्था का सुरक्षित प्रबंधन एवं गर्भपात महिलाओं के विकास सहित, मतलब इसका ये था कंपोनेंट कि महिलाओं में सुरक्षित, जैसे कि सुरक्षित डिलीवरी हो और एबॉर्शन वगैरह हो तो उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। और बाल स्वास्थ्य मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के बारे में भी यह भी एक इसका अवयव था। किशोर स्वास्थ्य, लैंगिक विकास, किशोरावस्था, शिक्षा एवं व्यावसायिक घटक। उसके बाद क्या था कि प्रभावी परिवार नियोजन के बारे में लोगों को सूचित करना, परामर्श देना और समानता के बारे में और उनके क्या क्या अधिकार हैं, पुरुष की भागीदारी सुनिश्चित करना कि अगर एबॉर्शन हो रहा है या फिर माँ चाहती है कि बच्चा हो या ना हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मेल के ऊपर डिपेंड करता है। अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय संबंधी विकारों की रोकथाम, जो भी हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो बीमारियां हमें मिलती हैं उसकी रोकथाम के बारे में, किस तरीके से रोकथाम हो सकता है उसके बारे में भी बताना। और उसके बाद बांझपन एवं अन्य प्रजनन विकारों की रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षित करना। नेक्स्ट था कि प्रजनन प्रणाली के संक्रमण, यौन संचारित जो संक्रमण है HIV एड्स हो गया, उनकी प्रजनन प्रणाली जैसे कि कैंसर की रोकथाम के बारे में, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, इन सब के बारे में भी लोगों को शिक्षित करना। अच्छा, इसका जो फर्स्ट स्टेज था उसमें क्या हुआ था कि आरसीएच चरण प्रथम के अंतर्गत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। वो क्या था कि आवश्यक एवं आपातकालीन देखभाल, जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया था। और चयनित PHC एवं सभी जिला में जैसे कि FRU को उपकरण एवं दवा किट का प्रबंधन करना। तो जितने भी PSC हैं उसमें दवा किट का प्रबंधन करना है, ये इसके फर्स्ट स्टेज में देखा गया था। सेकेंड स्टेज में क्या था, सेकेंड स्टेज में था सेकेंड चरण में क्या था कि प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य जो सेकेंड चरण था वो 2005 में स्टार्ट किया गया था और 2009 तक चला था। इसमें कुछ उद्देश्य उनकी बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या उद्देश्य थे। तो वंचित समूहों की आवश्यकता का उत्तर देने के लिए बेहतर पहुंच और गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की स्थापना करना और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आरसीएस सेवाओं का विस्तार करना, और था कि सेवाओं का बेहतर एवं समान उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब कोई भी गरीब है या अमीर है उसके लिए सबके लिए सेवाएं बराबर होनी चाहिए, और सेवाओं की निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना। ये इसके उद्देश्य थे। जो आरसीएस सेकेंड वाला चला था उसका ये उद्देश्य था। और एक उद्देश्य ये भी था कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी कम करना, ये भी इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है कि उपकेंद्र की रिपोर्ट के बारे में बताएं। तो सब सेंटर की रिपोर्ट के बारे में बताना है। अच्छा, सब सेंटर को पहले जान लेते हैं कि सब सेंटर जो होता है वो 5000 की जनसंख्या को कवर करता है और उस पर जो एनम होती है एक मतलब वही वहाँ पे काम करती है। तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा एक WHO एनम तथा एक WHOM द्वारा संचालित समुदाय के बीच सीमांत संपर्क बिंदु है। इसका मतलब ये है कि कुछ ज़्यादा ही हिंदी में लिख दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक बेसिक यूनिट होता है, गाँव की पहुँच का एक बेसिक यूनिट होता है जिसमें कि एएनएम कार्यरत होती हैं, और ये सब सेंटर जो होता है वो 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। और अगर हम बात करें कि 3000 की जनसंख्या, तो हिली एरिया में 3000 होता है और मैदानी क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या पर होता है। इसकी रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। रिपोर्ट्स ही बेसिकली पूछा है। तो रिपोर्ट्स जो होती हैं किसी व्यक्ति, परिवार अथवा समुदाय में दी गई स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों अथवा उच्च अधिकारियों को प्रदान की गई सूचनाएं होती हैं। रिपोर्ट जो होता है वो क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, परिवार है, और उसका जो रिपोर्ट है तो वो पहले कौन लेता है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य दल लेते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उच्च अधिकारियों को वो रिपोर्ट दिया जाता है कि हाँ इनके घर में ऐसी फैमिली कंडीशन है, अगर मतलब इनको ऐसे स्वास्थ्य की कंडीशन है तो इसमें क्या करना चाहिए। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की यह प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। रिकॉर्डिंग की भांति रिपोर्टिंग भी स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। रिपोर्ट स्वास्थ्य दल के सदस्यों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रभावी विधि होती है। देखिए अब हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि हाँ उनको उसको जुकाम, जैसा मैं नॉर्मली दे देती हूँ, जुकाम बुखार हुआ है किसी को, हाँ उसको बुखार हो गया है, उसको कैंसर हो गया है, तो ये फिर मैं दूंगी तो फिर पता चलेगा मेरे अधिकारी 2 दिन बाद भूल जाएंगे कि रमेश को बुखार हुआ है, कि सुरेश को कैंसर हुआ है। तो ऐसा होगा तो रिपोर्ट एक लिखित रिपोर्ट रहेगा अगर, तो हाँ उनके पास भी रहेगा हाँ किसको कैंसर हुआ है, किसको जुकाम हुआ है, किसको बुखार हुआ है। ठीक है, तो इसलिए रिपोर्ट जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। अधिकारियों के पास भेजने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसी का भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखना।
अच्छा, और जो रिपोर्ट होता है उसके लिखने के महत्व क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो अच्छी तरीके से तैयार की गई रिपोर्ट व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में योजना निर्माण हेतु आधार प्रदान करता है। तो मतलब जैसे कि अगर रिपोर्ट किसी की बिल्कुल सही है, उसे क्या क्या बीमारी है, कितने उसके अंदर हीमोग्लोबिन से, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसके अंदर एचबी लेवल क्या है और क्या बीमारी है, वो आपने बिल्कुल सही लिखा है। तो फिर आप योजना बनाते समय कि उसको कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं या फिर कौन सी दवाई देनी चाहिए, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से योजना बना सकते हैं। हाँ, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। रिपोर्ट ही गलत रहेगा तो फिर आप कैसे गलत दवाइयाँ देंगे, फिर उसकी स्वास्थ्य में कोई सुधार ही नहीं होगा, है ना। फिर है कि रिपोर्ट स्वास्थ्य दल के सदस्यों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रभावी विधि होती है। प्रभावी तरीके से लिखी गई रिपोर्ट निम्न मतलब जो जानकारियाँ प्रदान करती है वो बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्रदान करती है। तो एक अच्छी रिपोर्ट की यही सब विशेषता होती है कि जो भी लिखो सटीक लिखो, सही लिखो, जिससे अच्छे तरीके से उसे स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें। तो क्या होगी, जितने भी कार्यक्रम आप मतलब आप अच्छे तरीके से कार्य कर सकें और योजना बना सकें कि उस व्यक्ति को कौन से कार्य उसके ऊपर करने हैं, कौन सी योजनाएं बनानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अच्छा, इसमें से आपको लिखने हैं 4 ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं सारा बता दे रही हूँ कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है वो तो पता नहीं है। अगर क्वेश्चन में आया है तो इसका मतलब सारे इंपॉर्टेंट है और कोई भी आ सकता है। तो मैं अभी इसका 6वां बता रही हूँ कि आत्म विकास, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेथड्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। तो आत्म विकास के तरीकों पर संक्षिप्त वर्णन देना है। अच्छा, ये क्या होता है? तो आत्म विकास प्रबंधन के विकास को सक्षम करने के लिए सभी स्तरों पर प्रबंधक को स्वयं का विकास करना होता है। प्रबंधक सभी स्तरों पर आत्म विकास की अवधारणा को प्रभावी ढंग से लागू करने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। आत्म विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं का विकास कर अपनी योग्यताओं, क्षमताओं तथा ज्ञान में वृद्धि करता है। तो आत्म विकास का सेल्फ डेवलपमेंट का सीधा साधा अगर मैं अर्थ बताऊँ तो इसका मतलब ये होता है कि आत्म विकास के थ्रू आप अपने स्वयं के अंदर का विकास करते हैं, स्वयं की योग्यताओं में विकास करते हैं, स्वयं के व्यवहार में विकास करते हैं, स्वयं के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर लूँ तो एआई, मान लो कि आप एआई पे वर्क करना जान गए, या फिर कोई भी मोबाइल है, जैसे कि आपको मोबाइल नहीं चलाना आता है तो आप उसमें देखते हैं कि किस तरीके से मोबाइल चला जाता है, किसी से सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने अंदर का विकास कर रहे हैं। अब आपने आत्म विकास के थ्रू आपने मोबाइल चलाना सीख लिया। कोई भी ऐसी स्किल हो गई, आप गाना गाना नहीं जानते थे, गाना गाना आप जान गए, आपने बहुत कठिन परिश्रम करके गाना गाना सीख लिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आत्म का विकास किया। और जैसे कि कोई भी दवा है, आपको देना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे आप जब काम करने लगे तो फिर आपको पता चल गया कि हाँ, ये दवा इसमें दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने आत्म का विकास किया, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं में आपने विकास किया। ये होता है आत्म विकास का सीधा साधा संबंध। आत्म विकास जो होता है स्वयं में सुधार एवं स्वयं का विकास हेतु निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आत्म विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने चरित्र, क्षमताओं तथा जानकारियों में विकास करता है। जैसे कि हम देखो, जब छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो हम बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं ना। फिर लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें धीरे धीरे हर एक चीज़ों को हम जब समझते हैं तब लगता है कि हाँ, हमारे माँ बाप कितने सही हैं, हमें इस बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए, अपने माँ बाप से लड़ना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा विकास होता है। तो इसका मतलब है कि हमने अपने आत्मिक अंदर हमारा विकास हो रहा है, हमारा चरित्र जो है, चरित्र के ऊपर भी हमारा विकास हो रहा है। और कुछ लोग रहते हैं, देखिए, तो बड़े रहें चाहे छोटे रहें, लेकिन बात बात पर लड़ाई करते हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ों जब हमारे सामने कुछ ऐसी आती हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सब तो लड़ाई झगड़ा बहुत बेकार चीज़ है, मतलब ये सबकी लाइफ में ऐसा है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने चरित्र में विकास कर रहे हैं, हमारे चरित्र का विकास होता है, योग्यताओं में विकास होता है, तो अपने आप चरित्र में भी विकास हो जाता है। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो यही सब होता है आत्म विकास, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बिल्कुल रियल लाइफ से आपको जोड़कर बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा लेंदी बताने की कोशिश करती हैं, तो बस मेरा यही फंडा रहता है कि आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस वजह से मैं इसको एकदम रियल लाइफ से भी जोड़ के आपको बताती हूँ। अगर जो मैं एग्जाम्पल देती हूँ ना, इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे लिख के हेडिंग आप लिख दो ना, इसमें भी आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा माइंड को शार्प करिए और जो मैं बोलती हूँ ना उसको भी समझने की कोशिश करिए। उसको नोट से मत लिखिए, समझ के क्वेश्चन पेपर में लिखिए। मतलब जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसमें लिखने की, एग्जाम में लिखने की उसको भी कोशिश करिए।
आत्म विकास की प्रक्रिया क्या होती है? तो आत्म विकास के लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कि स्वयं के बारे में पहचान या स्वयं की पहचान करना और स्वयं की ज्ञान तथा दक्षता में वृद्धि करना। देखिए, हम सबके बारे में अगर मुझसे कोई पूछे, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मैंने कोर्स किया, तो उसमें मुझे जब मेरे फ्रेंड्स के बारे में वो लोग पूछने लगे उसको क्या पसंद है, उसका क्या मतलब क्या कैसा है, तो मैं उसके बारे में बता लगी कि उसको ये पसंद है, उसको ये मतलब ये फ्रूट्स पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसका क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और क्या वीकेस्ट पॉइंट है। बट जब मेरी बात आई कि तुम खुद के बारे में बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हें तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तुम्हारा वीकेस्ट, तुम किस चीज़ में कमज़ोर हो, तुम्हारा कौन सा व्यवहार ऐसा है जो कि मतलब बहुत अच्छा है, तुम और किस एरिया में वीक हो, तो मुझे खुद नहीं रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बहुत अच्छी है और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बहुत बुरी है। मतलब हम दूसरों के बारे में तो जान जाते हैं उसके अंदर ये गंदी आदत है, ये अच्छी आदत है, लेकिन खुद के बारे में नहीं जान पाते। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आत्मविकास। अपने अंदर स्वयं को जानने की कोशिश करें, हमारे अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बेकार चीज़ें हैं। ठीक है, स्वयं की पहचान के लिए कुछ मॉडल्स हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि जोहरी खिड़की, जोहरी विंडो है। स्वयं की पहचान हेतु अवधारणा जिसे जोसेफ लुफ्ट तथा हैरिंगटन इंगम द्वारा विकसित की गई थी। जोहरी शब्द उनके नामों के पहले कुछ तो अक्षरों को मिलाकर विकसित किया गया था। मॉडल के अनुसार स्वयं की पहचान के दो आयाम हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार तथा जीवन शैली के वे पहलू जो वह स्वयं जानता है, और दूसरा जो है उसके व्यवहार के उन पहलुओं को जाना जाता है जिनके साथ वह बातचीत करता है। तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि खुला स्वयं। ओपन सेल्फ क्या होता है? कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति जितनी जानकारी खुद के बारे में रखता है उतनी ही जानकारी दूसरे में भी रखता है। इस प्रकार से व्यक्ति द्वारा साझा किए गए व्यवहार तथा भावनाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ होती हैं। अच्छा, ब्लाइंड सेल्फ क्या होता है? ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को अपने व्यवहार तथा भावनाओं का स्वयं को पता नहीं होता, परंतु दूसरों को पता होता है। जो मैंने अभी चीज़ बताया कि मेरी मतलब जब मेरे टीचर्स जो हैं मेरी फ्रेंड के बारे में पूछे कि उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है, क्या बैड क्वालिटी है, ये मुझसे ही नहीं मतलब सबसे पूछ रहे थे। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ऐसे था कोर्स। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं उसके बारे में तो सब बता ले गई, लेकिन मुझसे जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है, क्या बुरी क्वालिटी है, तो मैं बता ही नहीं पाई। तो वही होता है कि ब्लाइंड सेल्फ, या एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो दूसरों के बारे में सब पता होता है उसको, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो यह उस व्यक्ति के लिए अंधा स्वयं होता है, क्योंकि वह अपने बारे में कुछ जानकारी नहीं रखता है। तो ऐसा मैंने भी मतलब कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता थी, लेकिन कुछ मेरी जो अच्छी क्वालिटीज़ थी और बुरी क्वालिटीज़ थी वो मुझे ना पता होकर मेरी फ्रेंड्स को पता था। तो जब टीचर्स जो क्या करते हैं कि वो मेरी फ्रेंड से पूछते हैं कि इसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है, क्या बुरी क्वालिटी है, तब मुझे आइडिया होता है कि अच्छा ये भी मेरे अंदर अच्छाई है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसी को कहते हैं ब्लाइंड सेल्फ। और छिपा हुआ सेल्फ क्या होता है कि हिडन, यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति भावनाओं को दूसरे से छिपा कर रखता है। मतलब कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आप लोग क्या करते हैं कि दूसरों से छिपा कर रखते हैं कि हाँ मेरे अंदर, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के तौर पे देखती हूँ। जैसे कोई लड़की होती है, उसको डांस करना बहुत अच्छा, बहुत ब्रिलियंट डांस करती है, बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन जब कहीं पे जाती है, कहीं प्रोग्राम्स वगैरह होता है, जब सब लोग कहते हैं आओ डांस करो, तो कहती नहीं नहीं मुझे तो डांस ही नहीं आता, मैं डांस करना बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ। वो गाना भी बहुत अच्छा गा लेगी, लेकिन कभी जब प्रोग्राम्स की बात आएगी नहीं नहीं मैं तो गाना भी नहीं जानती, मैं बिल्कुल, अगर मैं ऐसा गा दूँगी ना, अगर मैं गा दूँगी तो यहाँ के जितने लोग हैं सब ऐसे भाग जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से वो रिएक्ट करती है। तो ये होता है कि हिडन सेल्फ। अज्ञात सेल्फ क्या होता है? अननोन सेल्फ, ये आप लोग के साथ भी होता होगा, इसलिए मैं इस तरीके से एग्जांपल दे रही हूँ। यह छात्र जो या क्षेत्र डार्क एरिया कहलाता है, जो व्यक्ति स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए दुर्गम होता है। इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं भी नहीं जानता तथा दूसरे में भी नहीं जानता। मतलब कुछ ऐसे अननोन सेल्फ होते हैं जो कि आप क्या होते हैं अपने अंदर भी नहीं जानते कि हाँ हमारे अंदर ये क्वालिटी है, और कुछ क्वालिटी ऐसी होती है जो कि आप दूसरों के बारे में भी नहीं जानते कि उसके अंदर ये क्वालिटी है। जैसे कि वो मान लो डांस बहुत अच्छा जानती है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसको डांस आता है, तो ये हो गया कि आप उसके बारे में नहीं जान रहे। और आप मान लीजिए डांस तो आपको पता ही है, छोड़िए डांस का एग्जांपल हम ये हिडन सेल्फ में ही सही रहेगा। जैसे कि आप रनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, आपको लेकिन नहीं पता है कि आपको रनिंग काफ़ी अच्छा आता है। जब कभी आपके पीछे कुत्ता पड़ता है तब आपको पता चलता है कि अच्छा मैं इतना अच्छा, जब उससे बचने के लिए खूब तेज़ी से भागते हैं आप, तब आपको लगता है कि अच्छा हम इतना अच्छा दौड़ भी सकते हैं। तो ये होता है अननोन सेल्फ। और आपकी फ्रेंड भी जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से रनिंग करना जानती है, बहुत काफ़ी अच्छा, लेकिन कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं आया कि उसको पता चले या आपको पता चले।
उसके अंदर भी रनिंग वाली क्वालिटी है, ये आपको नहीं पता है कि वो भी बहुत अच्छा दौड़ लेती है। तो ये होता है कि अननोन सेल्फ। अब इसके बाद हमारा आ जाता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की हूँ, और अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरीके से पढ़ना सही है तो आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि किस तरीके से मैं पढ़ाऊँ। तो क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए, आप लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर जो जैसी चीज़ें आपको पसंद है, जैसे पढ़ना आपको पसंद है, वैसे ही पढ़ाऊँ। तो नेक्स्ट है जो कि इसमें से भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चन और भी दिया है, मतलब मुझे लगता है 5 या 6 क्वेश्चन है, तो कल मैं लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन करवा दूँगी। तो इसके टोटल 3 वीडियो आने वाले हैं। देखो ये मॉडल पेपर जो है मैं एक वीडियो में भी करा सकती हूँ। इसके पहले मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो सारी मैंने एक मॉडल पेपर को मैं ली हूँ, और एक ही वीडियो में 20-25 मिनट की वीडियो है जिसमें भी सॉल्व करवा दी हूँ। लेकिन उसमें मैंने जो आंसर है बहुत शॉर्ट वे में बताया है, तो उसमें लोगों का कमेंट आ रहा था कि दी प्लीज़ इसका लॉन्ग में बताइए, क्योंकि हमें बिल्कुल एज टू एज लिखना है इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में भी। तो इस वजह से मैं इसमें लॉन्ग वे में बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं एक वीडियो में शॉर्ट में बता के थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी देकर हटा दूँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय श्री राम।